नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 3 यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम शुरू करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कनेक्शन बना देते दोस्तों। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब का पहला चैप्टर क्या था? कोल्ड वार एरा। तो हमने कोल्ड वार एरा के बारे में पूरे डिस्कस किए। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो सुपर पावर्स उभर के आए थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। उनके बीच में जो राइवलरी चल रहा था, मिलिट्री अलायंसेस वो जो बना रहे थे, दुनिया भर के कंट्रीज के साथ जो अलायंस बना रहे थे, वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। वो क्या था? बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब कोल्ड वार शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया जो है बाइपोलर बन गया था। मतलब एक पूरा यूएसए के साथ, दूसरा यूएसएसआर के साथ। हाँ, एक थर्ड वर्ल्ड भी था जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो 1991 में जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर एक सुपर पावर पूरा खत्म हो जाता है। फिर हमने पिछले क्लासेस में ये डिस्कस किए थे कि दुनिया धीरे धीरे यूनिपोलर बन जाता है, केवल यूएसए का कंट्रोल रहता है या फिर डोमिनेंस रहता है 1991 के बाद पूरी दुनिया में। ठीक है नाउ, तो ये जो चैप्टर है ना, ये है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस का किस तरह एक डोमिनेंस रहा, इस बारे में ये चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे द नेचर, एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ डोमिनेंस। देखिए, यूएस का डोमिनेंस तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो डोमिनेंस का कुछ लिमिटेशंस भी था। तो हम दोनों देखेंगे कितना डोमिनेंस था और उस डोमिनेंस के ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या था। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। बेसिकली 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोमिनेट कर रहा था। उसके बारे में देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट गल्फ वार के बारे में। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक को इन्वेड किया था ना, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर हम समझेंगे दोस्तों इंडिया का पॉलिसी ऑप्शंस क्या था यूएस के साथ डील करने में। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना चाहिए। हम जरूर ये डिस्कस करेंगे यूएस हेगेमनी का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या क्या थे। इसके साथ साथ में इंडिया के पास क्या क्या पॉलिसी ऑप्शंस थे यूएस के साथ डील करने में। और ये भी डिस्कस करेंगे इफ देयर आर चैलेंजेस टू दिस हेगेमनी एंड वेदर इट कैन बी ओवरकम। देखिए, यूएस हेगेमनी के ऊपर कुछ चैलेंजेस था क्या? जरूर था, कुछ चैलेंजेस था, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन चैलेंजेस को ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए। The attack on Twin Towers of the World Trade Center in New York on 11 September 2001 has been seen as a watershed event in the contemporary history. 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा। अल कैदा नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन जैसे एस्टैब्लिशमेंट्स को अटैक किए थे। इसे 9/11 टेररिस्ट अटैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 11 सितंबर को हुआ था। यूएस की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक अटैक आप बोल सकते हो दोस्तों अब तक का। तो इस टेररिस्ट अटैक्स के बाद यूएसए इराक, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज को इन्वेड किए थे। उनका ऑब्जेक्टिव ये था टेररिज्म को कंप्लीटली खत्म करना, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट यूएसए के ऊपर भी पड़ रहा था। तो यूएसए के हिसाब से ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इराक, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में एक्टिव थे। और इराक, अफगानिस्तान गवर्नमेंट से तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए यूएसए ने क्या डिसाइड किया, हम ही जाएंगे, हम ही उनको खत्म करेंगे। वैसे ये इराक इन्वेशन, अफगानिस्तान इन्वेशन, ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इधर मैंने इस पिक्चर का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दिया आपको। वैसे हम पढ़ने वाला है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, वैसे ये सारे इंसिडेंट्स आगे आएंगे, एक एक चैप्टर्स में आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा इन सारे इंसिडेंट से। ये चैप्टर शुरू होता है 3 केस स्टडी से, आयशा, जब्बू एंड आंड्रे। और ये तीनों केस स्टडी 3 कंट्री से दोस्तों, एक इराक से, दूसरा साउथ अफ्रीका से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से। पर ये तीनों केसेस में आपको एक कॉमन एलिमेंट नजर आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोल। कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से इन तीनों केस स्टडी का कनेक्शन है दोस्तों, वो कनेक्शन समझने की कोशिश। सबसे पहले आयशा की कहानी। आयशा बिलोंग करती थी इराक का कैपिटल बगदाद से। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेडिसिन करना चाहती थी, बेसिकली डॉक्टर बनना चाहती थी। पर देखिए 2003 में इराक में तो यूएस इन्वेशन चल रहा था, यूएस आर्मी के ट्रूप्स, नाटो के ट्रूप्स सब भरे पड़े थे उधर, और काफी सारा अटैक्स वगैरह होते रहते थे इराक का कैपिटल बगदाद में। तो 2003 में एक अटैक की वजह से आयशा लॉस्ट ए लेग।
Now she is learning to walk all over again. She still plans to become a doctor, but only after the foreign armies leave her country. एक टांग तो गई, फिर भी वो अपनी जो सपना है वो पूरा करना चाहती है, पर देखिए वो तभी डॉक्टर बन पाएगी या फिर तभी मेडिसिन पढ़ पाएगी जब ये पूरे जो फॉरेन आर्मी से इराक छोड़ के जाएंगे। दूसरी कहानी जब्बू के बारे में है। जब्बू एक टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट है जो डरबन साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वो पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों। वो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट पेंटिंग्स वगैरह करते हैं। बट जब्बू के जो पिताजी है वो ये चाहते हैं दोस्तों वो एमबीए करे और फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे। एक तो उनका फैमिली बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, तो जब्बू के फादर ने ये सोचा अगर उनके पास एक एमबीए डिग्री होगा तो फैमिली बिजनेस को वो प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ठीक है। तीसरी कहानी आंड्रे का। आंड्रे एक यंग मैन है जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनके जो पेरेंट्स है वो रशियन इमिग्रेंट्स है, बेसिकली रशिया से आए हुए हैं। नाउ आंड्रे थोड़ा सा मॉडर्न है, स्टाइलिश है। वो हमेशा जीन्स चश्मा ये सब पहन के घूमते हैं। तो जब ये चर्च जाता है ना तभी ये जीन्स वगैरह पहन के जाते हैं। तो आंड्रे की जो मदर है वो थोड़ा सा रिलीजियस है। वो आंड्रे को हमेशा ये बोलती है कि आपको जीन्स वगैरह पहनना नहीं चाहिए जब आप चर्च जाते हो, थोड़ा सा डिसेंट ड्रेस पहनो यार, आप चर्च जाते हो। पर आंड्रे का कहना यह है जीन्स कूल है, जीन्स पहनने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक सेंस ऑफ फ्रीडम है। ठीक है। और आंड्रे के फादर क्या कहते हैं, शी रिमेन्स हिज वाइफ हाउ दे टू यूज्ड टू वियर जीन्स व्हेन दे वर यंगस्टर्स इन लेनिनग्राड। देखिए जब हम रशिया में लेनिनग्राड में थे तब हम भी तो जीन्स पहनते थे ना, तो अब आपका बच्चा जीन्स पहन रहे हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीनों कहानी को हम मर्ज करेंगे। आंड्रे जो है अपनी मदर के साथ आर्ग्यू करता है। जब्बू को उनके फादर फोर्स कर रहा है एमबीए करने के लिए, जबकि वो पेंटिंग करना चाहता है। इन कॉन्ट्रास्ट आयशा हैज लॉस्ट हर लेग एंड इज लकी टू बी अलाइव। देखिए आयशा बेचारी की तो एक टांग गई, वो अच्छा खासा मेडिसिन करती, डॉक्टर बन जाती, अब वो भी लेट हो गया है। तो ये तीनों कहानी में एक कॉमन एलिमेंट है दोस्तों, यूएस हेगेमनी। यूएस का इन्फ्लुएंस आपको इधर देखने को मिल रहा है। कैसे? सबसे पहला कहानी आप देखिए दोस्तों, इसमें तो डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि यूएस इन्वेजन ऑफ इराक की वजह से आयशा की ये हाल हुई। दूसरा, जब्बू को उनके फादर क्यों फोर्स कर रहे हैं एमबीए करने के लिए, इसमें यूएसए का इन्फ्लुएंस कहां से आया? देखिए जो बिजनेस स्टडीज वगैरह का जो आइडिया है ना, ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था। उसका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में है। आज भी अगर आप देखो यूएसए के लोग जो करते हैं या फिर उधर जितने भी स्कीम्स वगैरह फेमस होता है, लोग सक्सेसफुल होता है, उसी चीज को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं दुनिया भर के लोग जो है। तो वही इन्फ्लुएंस था जब्बू के फादर में भी। जब्बू के फादर को यह लगने लगा कि एमबीए डिग्री करने से उनका जो फैमिली बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तीसरा, आंड्रे की कहानी। आंड्रे जीन्स क्यों पहनना चाहता है? क्योंकि जीन्स एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। अगेन इस फैशन स्टेटमेंट का ओरिजिन कहां से हुआ था? ऑब्वियस ही बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। अब आप सोचिए अगर इंडिया का इस तरह एक हेगमनी रहता तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया में जो फैशन फॉलो होता है वो दुनिया भर में लोग फॉलो करते, जैसे कि धोती साड़ी ये सब ट्रेंड बन जाता। पर अनफॉर्चुनेटली यूएसए का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में जो आंड्रे बैठा है वो भी जीन्स पहनना चाहता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है जीन्स पहनने से मॉडर्न बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यूएस हेगेमनी, यूएस का इन्फ्लुएंस, जो हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए आजकल दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज है या फिर जितने भी आपको नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, उसमें से मैक्सिमम का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में कई सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, है कि नहीं? ओब्रॉन मॉल्स है, लुलू मॉल है, अलग अलग मॉल्स है, बड़े बड़े मॉल से हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या फिर ऐसे ही चिल करने के लिए जाते हैं। एक्चुअली आपको पता है 1956 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहला शॉपिंग मॉल ओपन हुआ था। तो बेसिकली शॉपिंग मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसए से शुरू हुआ था। तो वही मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यूएसए का एक इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के ऊपर है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम यही समझेंगे दोस्तों, ऑल देयर हैव बीन इन डिफरेंट वेज अफेक्टेड बाय यूएस हेगेमनी। तो यूएस हेगेमनी कितना एक्सटेंट तक पूरी दुनिया को अफेक्ट करता था। वी विल मीट आयशा, जब्बू एंड आंड्रे अगेन, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ यूएस हेगेमनी बिगैन एंड हाउ इट ऑपरेट्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो सबसे पहले ये समझेंगे ये यूएस हेगेमनी कैसे शुरू हुआ था, कैसे इतना इन्फ्लुएंस करने लग गया था यूएस, उसकी शुरुआत कहां से हुई और आजकल ये यूएस हेगेमनी किस तरह ऑपरेट होता है।
वैसे आगे हम यूएसए नहीं बोलेंगे, अमेरिका बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ यूएस हेगेमनी का एग्जाम्पल है। वैसे देखा जाएगा तो अमेरिका मतलब बहुत बड़ा एरिया है, उसमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आएगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आएगा, पर केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लोग अमेरिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये है यूएसए का इन्फ्लुएंस दोस्तों। अमेरिका मतलब यूएसए है। वैसे देखा जाएगा तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे कंट्रीज है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, मेक्सिको है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, ठीक है, पर केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारे देश में कुछ ब्रांड का नाम इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग दुकान में जाके सीधा वो ब्रांड का नाम बोलते हैं, प्रोडक्ट का नाम नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, कुछ लोग ऐसा है ना जो दुकान में जाके बोलते हैं कि एक कोलगेट दे दो, और दुकानदार पूछेंगे कि किसका कोलगेट दूं, क्लोसअप का कोलगेट या पेप्सोडेंट का कोलगेट। तो ये होता है एक ब्रांड वैल्यू। तो इसी तरह एक ब्रांड बन गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि यूएसए को ही अमेरिका बोलने लग गया। नाउ बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना होगा। अब सबको मालूम है 1991 में सोवियत यूनियन का सडन कोलैप्स हुआ था। सबके लिए ये बेसिकली एक सरप्राइज था। किसी ने ये सोचा तक नहीं था यूएसएसआर जैसा एक सुपर पावर इस तरह सडनली कोलैप्स हो जाएंगे। पर हुआ क्या दोस्तों, सोवियत यूनियन का तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हुआ और एक ही सुपर पावर रहा। वैसे यूएसए को तो कुछ भी नहीं हुआ था, उनके पावर्स तो और इंक्रीज हो गया जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि यूएस हेगेमनी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1991 में, बेसिकली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद। ये बात सच है एक एक्सटेंट तक, पर देखा जाएगा तो यूएसए का जो एक्चुअल हेगेमनी स्टार्ट हुआ था 1945 से, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। एक्चुअली देखा जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो हेगेमनी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से शुरू हुआ था, पर इफेक्टिव तरीके से हेगेमनी शुरू हुआ था 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के बाद। सो लेट अस देयरफॉर लुक एट दिस प्रोसेस बाय व्हिच यूएस हेगेमनी गॉट एस्टैब्लिश्ड मोर क्लोज। तो किस तरह यूएस अपना हेगेमनी एस्टैब्लिश किया, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। In August 1990, Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट गल्फ वार के बारे में, ठीक है। अगस्त 1990 को इराक अंडर सद्दाम हुसैन कुवैत को इन्वेड करते हैं और कुवैत के मेजोरिटी एरियाज को ऑक्यूपाई भी करते हैं। वैसे इराक कुवैत को क्यों इन्वेड करते हैं इस बारे में तो इधर बताया नहीं, मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूं दोस्तों। ये वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप है, इधर आपको इराक दिख रहा है। इराक में डिक्टेटरशिप चल रहा था अंडर सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। तो देखिए, इराक वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक मेजर ऑयल सप्लायर था। तो वेस्टर्न कंट्रीज एक्चुअली इराक को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था क्योंकि इराक से उनको फायदा था। वैसे आपको पता होना चाहिए इराक इससे पहले ईरान को भी इन्वेड कर चुका है, तब वेस्टर्न कंट्रीज चुप रहा था, ज्यादा इंटरवीन नहीं किया था। पर इस बार इराक जब कुवैत को इन्वेड किया, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गया। सारे ये बोलने लगा कि आप गलत कर रहे हो। वैसे इराक कुवैत को इन्वेड क्यों किया? वही रीजन है दोस्तों, ऑयल रिसोर्सेस। भले कुवैत एक छोटा सा कंट्री है पर ऑयल रिसोर्सेस बहुत है। तो इराक ने क्या सोचा कि कुवैत को भी अपने साथ जोड़ देते हैं तो हम और पैसे कमा पाएंगे। जैसे कि अभी चाइना कर रहा है, ताइवान को साथ लेना चाह रहा है, हांगकांग के ऊपर कंट्रोल बनाना चाह रहा है, तिब्बत तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, काफी सारे और भी आइलैंड्स है जो चाइना अनेक्स करना चाहता है। तो इसी तरह इराक भी सोचा कुवैत को अनेक्स करने के लिए, और सद्दाम हुसैन कुवैत को इन्वेड भी किया, मेजोरिटी एरियाज को अनेक्स भी किया। पर इस बार वेस्टर्न कंट्रीज चुप नहीं रहा दोस्तों, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। क्योंकि देखिए, एक तो कोल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ, अब फिर से इराक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इससे फिर से इंटरनेशनल पीस बिगड़ जाएगा। ऊपर से देखिए बात यह है दोस्तों, इराक अभी कुवैत को इन्वेड किया, अब हम चुप रहेंगे तो बाद में वो ईरान को इन्वेड करेंगे, सीरिया को इन्वेड करेंगे, जॉर्डान को करेंगे, सऊदी अरेबिया को करेंगे। तो ये डर नेबरिंग कंट्रीज को भी था, तो सारे इराक के अगेंस्ट हुआ। तो हुआ क्या दोस्तों, यूएस इधर इंटरवेन करता है। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश हेल्ड द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब यह है दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट इधर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहा था। बेसिकली कुवैत के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो केवल कुवैत का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, हमें अभी सद्दाम हुसैन को रोकना होगा, नहीं तो आगे पता नहीं वो क्या क्या कर बैठेंगे। तो यूएस क्या करता है, कुवैत को लिबरेट करने के लिए डायरेक्टली इराक को अटैक नहीं करता है। डायरेक्टली अटैक करेंगे तो वो दूसरा इश्यू बन जाएगा। यूएस भाई साहब क्या करते हैं, सीधा यूएन के पास जाता है, यूएन को ये बोलता है कि हमें कुवैत को लिबरेट करना होगा।
तो यूएन सबसे पहले तो कोशिश किया सद्दाम हुसैन को कन्विंस करने का, मतलब काफी डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हुआ, पर सद्दाम हुसैन सुन नहीं रहा था। तो यूएन भी मजबूर हुआ, अब फोर्स यूज करना पड़ा। तो हुआ क्या, ये मैसिव कोलिशन फोर्स ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज फोर्ट अगेंस्ट इराक एंड डिफीटेड इट इन व्हाट केम टू बी नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर। तो देखिए इराक के अगेंस्ट 34 कंट्रीज पहुंचे दोस्तों। उन 34 कंट्रीज में से 6,60,000 ट्रूप्स इराक के अगेंस्ट फाइट किया और इराक को डिफीट किया और कुवैत को लिबरेट किया। इसे बोलते दोस्तों फर्स्ट गल्फ वॉर। और ये यूएन ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में काफी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। पर देखा जाएगा तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन Schwarzkopf led the UN coalition and nearly 75% of the coalition forces were from the United States. देखिए दोस्तों, एक तो ये पूरा कोलिशन फ्रॉम 34 कंट्रीज को लीड किया एक अमेरिकन जनरल, और कोलिशन फोर्सेस में 75% यूएस से थे। तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों, बेसिकली यूएस इराक को डायरेक्टली अटैक ही किया था देखा जाएगा तो, पर यूएस अलग स्ट्रैटेजी यूज किया। यूएस यूएन के माध्यम से कहां पहुंचा, इराक में पहुंचा। तब ऐसा लगेगा कि पीस के लिए कुछ कर रहा है। Although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles, the Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from Kuwait. इधर क्या बता रहा है दोस्तों, मैंने आपको इधर बताया था सद्दाम हुसैन को समझाने की बहुत कोशिश रही है। यूनाइटेड नेशंस ने समझाने की कोशिश किया, दूसरे कंट्रीज भी समझाने की कोशिश की, आप कुवैत को इन्वेट मत करो, आपका फोर्सेस को वापस ले जाओ इराक में। पर सद्दाम हुसैन सुनने को तैयार नहीं था। और सद्दाम हुसैन ये तक कह दिया था अगर दूसरे कोई कंट्री इस मैटर में इंटरवेन करेंगे तो इधर बहुत बड़ा वार होगा, मदर ऑफ ऑल बैटल्स होने वाला है, हम सबको हराएंगे। इस तरह सद्दाम हुसैन ने धमकी भी दिया था। पर सद्दाम हुसैन की धमकी नहीं चला। जैसे ये 6,60,000 के ट्रूप्स पहुंचे ना, इराक बहुत जल्दी डिफीट हुआ और कुवैत से विड्रॉ भी हुआ। नाउ द फर्स्ट गल्फ वॉर रिवील्ड द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप दैट हैड ओपनड अप बिटवीन द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड दैट ऑफ अदर स्टेट्स। देखिए दोस्तों, फर्स्ट गल्फ वॉर से ये सबको पता चला कि यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी कितने आगे है बाकी सारे कंट्री से। बेसिकली यूएस को एक मौका भी मिल गया कि हम कितने पावरफुल है, हमारे पास कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, सब पूरी दुनिया को दिखाने का। क्योंकि देखिए एक तो कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था, नए नए वेपन्स इकट्ठा कर रहे थे, तो ये सब दिखाने का एक मौका मिल गया यूएस को, और सबको पता चल गया कि यूएस मिलिट्री बहुत आगे है। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द यूएस लेड सम ऑब्जर्वर्स टू कॉल दिस ए कंप्यूटर वॉर। देखिए ये फर्स्ट गल्फ वॉर को कुछ ऑब्जर्वर्स ने कंप्यूटर वॉर भी बोला था, क्योंकि देखिए यूएस फोर्सेस स्मार्ट बॉम्ब्स यूज कर रहे थे, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी, उस टाइम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स वगैरह यूज कर रहे थे। तो दूसरे ऑब्जर्वर्स ने ये देखा ही नहीं था कि उन्होंने बोलने लगा ये तो कंप्यूटर वार हो रहा है। वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज ऑल्सो मेड इट ए वीडियो गेम वार। और एक बात यह है दोस्तों, ये पूरे गल्फ वार को अच्छी तरह फिल्म किया गया, सब लोग अपने घर पे टीवी पे बैठ के देख रहे थे किस तरह वार हो रहा था। तो इसलिए फर्स्ट गल्फ वार को कभी कभी वीडियो गेम वार भी बोलते दोस्तों। फाइनली द यूएस मे हैव एक्चुअली मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वार। According to many reports, US received more money from countries like Germany, Japan, Saudi Arabia than it had spent on the war. बात यह है दोस्तों, यूएस को वार एड मिला अलग अलग कंट्री से। वैसे देखा जाएगा तो सबको यह लगेगा कि यूएस ने बहुत पैसा खोया है फर्स्ट गल्फ वार में, पर बात यह नहीं था। यूएस को जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री से वार एड मिला, क्योंकि मेजर तो यूएस फोर्सेस फाइट कर रहे थे ना। तो यूएस फोर्सेस ये बोलने लगा देखिए हमारा बहुत पैसे खर्च हो रहा है, और इस वार से अगर कुवैत लिबरेट होगा तो सबको फायदा होगा, तो आप सबको पैसे देना होगा। तो जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी पे किए यूएस को। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं दोस्तों यूएस को नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ है इस गल्फ वार से। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको फर्स्ट गल्फ वार के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी है, इस पे केवल प्रिसाइज पॉइंट्स लिखा है। जितना एक्सप्लेन कर सकता था उतना मैंने आपको बता दिया, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। एडवांस क्लासेस में फर्स्ट गल्फ वार, सेकंड गल्फ वार, ये सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? हमने चैप्टर 3 शुरू किया, यूएस हेगेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओनली इंट्रोडक्शन हुआ है दोस्तों, आगे बहुत कुछ बताना है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूएस किस तरह डोमिनेट किया पूरी दुनिया को। तो हमने आयशा जबुअन अंट्रे का केस स्टडीज देखा, और किस तरह उस वक्त
अमेरिका अलग अलग तरीके से डोमिनेट करते थे पूरी दुनिया को, ये हमने देखा। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में देखा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इंटरनेशनल पीस या इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है जिससे इंटरनेशनल पीस डिस्टर्ब हो सकता है तो उसे अवॉइड करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह का एक फिलोसफी है दोस्तों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम द क्लिंटन ईयर्स से शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।